Hello everyone, this is Rama sir from K-Mason Academy. Today we are going to start a new chapter. Now this chapter is planned for revision for the students, those who have not prepared yet, but still they have a chance. They can quickly revise according to our classroom programs that we are now conducting. Every day I will send a chapter for revision, and I will also revise the important concepts and the questions that will come in the exam. So please go through this and please keep your notebooks ready. Whatever key concepts I will give, please note it down. Okay, so let's start with a very important topic, that is chapter 6, that is superposition of waves. This chapter comes after oscillation. In oscillation, we understood how the wave equation is formed. Again, in superposition waves, we will also understand how the wave is formed. Okay, and we will also write the equation of the wave. Then we will study about the superposition of the waves, formation of stationary waves, formation of beats, and the basic questions that is related to that is superposition of waves. Okay, so let's start. First, I will first explain you how to write the equation of a wave. Wave का equation कैसे लिखना है वो आपको बताता हूँ. जैसे सपोज इफ यू कंसिडर एक वेव x के डायरेक्शन में जा रहा है. सपोज वन वेव इज ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ x. Okay, let's say this wave is traveling in the direction of x. ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया. नाउ बहुत से बच्चों को वेव के बारे में बता देता हूँ पहले. वेव क्या होता है? वेव मतलब दैट इज द फॉर्म जिसमें आपका एनर्जी ट्रैवल करता है. तो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जैसे आप साउंड वेव बोल सकते हो, लाइट वेव बोल सकते हो, हीट वेव बोल सकते हो. तो ये सब एनर्जी है. और एनर्जी मीडियम में कैसे ट्रैवल करता है? वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है. तो यहाँ पे हमने एक वेव को रिप्रेजेंट किया. ये एक साइनसॉइडल वेव है. लेट अस से यहाँ पे एक पार्टिकल है. लेट दिस पार्टिकल इज एट पॉइंट O, एंड यहाँ पे एक पार्टिकल है दैट इज एट पॉइंट A, पोजीशन A. ओके, अब मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा. वेव का इक्वेशन कैसे लिखना है देखो. यहाँ पे जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा O से A, ये जो O है इसको हम लोग मानते हैं ओरिजिन. दिस इज द ओरिजिन. नाउ ये एक साइन वेव है. नाउ पार्टिकल y के अलोंग जा रहा है एंड वेव x के अलोंग जा रहा है. वेव कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? x के अलोंग. एंड पार्टिकल y के अलोंग मोशन कर रहा है लाइक दिस. आपने अगर देखा रहेगा, इफ़ यू थ्रो ए स्टोन टू द वाटर, तो वाटर ऐसा ऊपर नीचे होता है, वाटर पार्टिकल्स ऐसा ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो वेव है वो आगे की तरफ जा रहा है. तो ये वेव का डायरेक्शन है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव. ये पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन है. तो आपको जब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखोगे तो आपको y इन द फॉर्म ऑफ x लिखना पड़ेगा. ओके, तो लेट अस से ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग प्लस a से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. इसको हम लोग बोलते हैं, a को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड. तो यहाँ पे एक साइन वेव बना है. तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो आएगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा t. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. नाउ व्हाट इज ओमेगा हियर? ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी. t इज द टाइम. तो टाइम के साथ y का वैल्यू चेंज हो रहा है. तो y का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है? दैट इज y इक्वल टू a साइन ओमेगा t. दिस इज द इक्वेशन व्हेन द पार्टिकल इज एट O. जब पार्टिकल O पे रहेगा तब हम लोग ये इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू a साइन ओमेगा t. नाउ जो पार्टिकल A पे है वो O से लेट x डिस्टेंस पे है. कितना डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे. नाउ मुझे बताओ कि डिस्टर्बेंस पहले O पे पहुंचेगा बाद में A पे पहुंचेगा ना, क्योंकि O इज द ओरिजिन. आपने अगर डिस्टर्बेंस दिया तो पहले ओरिजिन पे पहुंचेगा, फिर थोड़ी देर बाद A पे पहुंचेगा. तो यहाँ का पार्टिकल को एनर्जी बाद में मिलेगा, तो ये बाद में मोशन में आएगा. तो ये क्या करेगा? इट विल लैग. तो कितना लैग करेगा? ना देखो O और A के बीच हमारा पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस कितना है? दैट इज x.
पार्ट डिफरेंस इज x। तो हमारा फेज डिफरेंस कितना आएगा ना, फेज डिफरेंस आएगा 2π/λ into x। always remember there is a relation between part difference and phase difference। कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आप एक वेव लेते हो, साइन वेव लेते हो लाइक दिस। अगर आप यहाँ का पार्टिकल को देखोगे, इफ यू सी द पार्टिकल ओवर हियर ओ पे, यहाँ का पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ का पार्टिकल नीचे की तरफ, फिर यहाँ का पार्टिकल फिर ऊपर की तरफ। ये दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, पाई। ये दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, पाई। तो ये आपका एक कंप्लीटली वेव है, यहाँ से यहाँ तक एक क्रेस्ट और ट्रफ एक वेव बनाता है। तो दिस इज द वेवलेंथ। तो जब आपका पार्ट डिफरेंस लैम्बडा होता है तभी आपका फेज डिफरेंस कितना होता है, 2π। So a part difference of lambda is corresponding to a phase difference of 2π। तो जब आप x पार्ट डिफरेंस लोगे तो उसके लिए फेज डिफरेंस कितना आएगा ना, x पार्ट डिफरेंस के लिए, हाँ, तो यू कैन राइट फाई फेज डिफरेंस इक्वल टू द फेज डिफरेंस अपॉन द पार्ट डिफरेंस इनटू द पार्ट डिफरेंस। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना कि फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। तो ये रिलेशन को अगर यूज करके हम लोग जो पार्टिकल ए पे है उसका इक्वेशन अगर हम लोग लिखते हैं, इफ आई राइट द इक्वेशन, ओके, इफ आई राइट द इक्वेशन फॉर द पार्टिकल एट ए पे जो पार्टिकल जा रहा है उसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ऑब्वियसली वो लैग कर रहा है। लैग कर रहा है मतलब y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कहाँ पे था, दैट इज ओरिजिन पे। नाउ ए पे जो पार्टिकल लैग कर रहा है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई होगा ना, क्योंकि पीछे यहाँ पे पार्टिकल पहले पहुँच गया, उसके बाद यहाँ पे पार्टिकल को एनर्जी जाएगा। तो ये लैग कर रहा है, कितना लैग कर रहा है, पार्ट डिफरेंस कितना है x, तो फेज डिफरेंस कितना होगा फाई। तो फाई के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2π/λ इंटू एक्स। तो ये इक्वेशन हमारा चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2π/λ इंटू एक्स। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये इक्वेशन अच्छे से याद होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस इक्वेशन के ऊपर बोर्ड एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। अब इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द एग्ज़ाम। कैसे, देखो नाउ ओमेगा हमें पता है 2π इंटू फ्रिक्वेंसी, और जिसको हम लोग 2π अपॉन टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के जगह में लिखूंगा 2π/nt माइनस 2π/λ इंटू एक्स। ये मैं लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, ओमेगा के जगह 2π इंटू फ्रिक्वेंसी लिखा एंड फाई के जगह 2π/λ इंटू एक्स। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 2π कॉमन ले लूँ, इफ़ आई टेक 2π कॉमन, दिस इज nt माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। दिस इज वन ऑफ द फॉर्म। ये भी आपका एक फॉर्म है, ऐसे फॉर्म में आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया रहेगा। अब इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ए साइन 2π, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, सो दिस विल बी t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ओके। देन यहाँ पे y इक्वल टू ए साइन 2π। ना देखो ये जो nt माइनस एक्स बाई लैम्बडा है, लैम्बडा अगर मैं एलसीएम निकाल दो, सो दिस इज n लैम्बडा t माइनस एक्स। सो इट विल बी, अगर मैं लैम्बडा को बाहर ले आऊँ तो दिस इज a साइन 2π बाई लैम्बडा, दिस इज vt माइनस एक्स। तो ये सारे जो इक्वेशंस मैंने लिखे हैं, वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा ये सारे इक्वेशन के ऊपर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। एक इक्वेशन दिया रहता है और आपको सारे पैरामीटर्स पूछता है।
तो बेटर यू नो दिस इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका मदर इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपको पहले पता होना चाहिए कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये अगर आपको पता है देन ये बाकी सारे इक्वेशन उसी से ही आता है। ओमेगा के जगह 2 पाई एन पुट करो, एन के जगह 1 बाई टी पुट करो एंड यू कैन सॉल्व दिस। ओके, नाउ क्विकली इसके ऊपर एक सम भी कर सकते हैं हम लोग। लेट्स डू ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। देखो एक क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन। चलो ओके, कैन यू सी दिस क्वेश्चन? देख सकते हो आप लोग। The amplitude of a wave is represented by y equal to 0.2 sin 4 pi t by 0.08 x by 0.8 in SI यूनिट। ये आपका एक इक्वेशन है। अभी जो मैंने आपको सारे इक्वेशंस बताया उसमें से एक फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है आपको सोचना है, कौन से फॉर्म में है। देखो ये इक्वेशन को थोड़ा स्टडी करो। दिस इज y इक्वल टू ए साइन, हम लोग को पता है 2 पाई। हाँ, अगर हमने कॉमन ले लिया क्या आएगा? एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। यही फॉर्म में हमने एक इक्वेशन लिखा था, इफ यू रिमेंबर, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। आपका मदर इक्वेशन देखो, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। आपको अगर एग्जाम में याद नहीं आए तो यू जस्ट रिमेंबर द मदर इक्वेशन। व्हाट इज दैट? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स, जो हमारा फाई था। तो ओमेगा की जगह 2 पाई एन पुट कर देंगे। हाँ, तो ये आप कॉमन ले लोगे। सो दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ y इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। न्यूमेरिकल्स कुछ डरने का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे खुद देख लो, आप खुद से सॉल्व कर पाओगे, बस इक्वेशन लिखना आना चाहिए। यहाँ पे खुद देखो, कंपेयर करो, जस्ट कंपेयर। ये हमारा जो इक्वेशन दिया है फिर से मैं लिख देता हूँ। 0.2 साइन 4 पाई दिया है। देखो 2 पाई की जगह क्या दिया है? 4 पाई। यहाँ पे दिया है t बाय 0.08 माइनस x बाय 0.8, ऐसा दिया है। अब इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। ऑलमोस्ट है, बस आपको क्या करना है ना, 0.2 साइन, ये 4 पाई है ना, अगर इसको मैं 2 पाई करूंगा तो 2 अंदर जाएगा, क्या होगा? 2t बाय 0.08 देन माइनस 2x बाय 0.8। ओके, नाउ ये देखो 2.08 कैंसिल हो जाएगा। 0.2, दिस इज साइन 2 पाई t बाय 0.04 माइनस x बाय 0.4। अब आप थोड़ा कंपैरिजन कर दो, जस्ट कंपेयर दिस थिंग्स। यहाँ पे देखो एन टी है, यहाँ पे x बाय लैम्बडा है, यहाँ पे भी देखो t बाई 0.04 है, यहाँ पे x बाई 0.4 है। कंपेयर कर दो तो n का वैल्यू क्या आएगा? n का वैल्यू आएगा 1 बाई 0.04। आप खुद देखो, यहाँ पे n t मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 0.04 t के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे x अपॉन लैम्बडा है, यहाँ पे 0.4 है। तो n का वैल्यू कंपेयर कर देंगे तो दैट विल बी 1 बाय 0.04
तो 1/0.04 मतलब 100/4 कितना आया फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज। अब लैम्ब्डा का वैल्यू देख लेते हैं। लैम्ब्डा का वैल्यू कितना आएगा देख के ही पता चल रहा है कि सर 0.4, ये सब कुछ SI यूनिट में है, तो आप क्या लिखोगे 0.4 मीटर। वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, दो चीज़ें हमने कर दिया। अभी चलो एम्पलीट्यूड निकालते हैं। एम्पलीट्यूड कितना है देखो यहाँ पे 0.2 है ना, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया 0.2। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है एंड 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। आपको दो चीज़ें पूछा रहेगा तो 2 मार्क्स के लिए, अगर 3 चीज़ें पूछा रहेगा तो 3 मार्क्स। बस आपको वेव का इक्वेशन आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। एक वेव कैसे ट्रैवल कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, वाई इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड द फेज डिफरेंस। ये सिर्फ इक्वेशन को ही आप अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो you can easily attempt this kind of questions that is coming in numerical, and for your surprise it can come in 3 marks also and it will come in the 2 marks also. तो दैट इज, ये ऐसे क्वेश्चन को वेल गो नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है क्योंकि सॉल्विंग बहुत ही कम रहता है। आपको खाली इक्वेशन आना चाहिए एंड यू हैव टू कंपेयर दैट, एंड कंपेयर करके आप इजीली सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। नो मोर कैलकुलेशन, कुछ ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आप इक्वेशन लिखने के लिए आपका मार्क्स रहता है। Even in board exam also you will get this. Okay, now moving on to the next thing that we will study. अब जब हमने वेव का इक्वेशन लिख दिया है तो आगे हम लोग थोड़ा उसका डेरिवेशंस भी कर लेते हैं। Okay, so let's do one derivation. Derive an expression for amplitude of resultant wave produced due to superposition of two waves given by y1 equal to a1 sin omega t and another wave equation is given as y2 equal to a2 sin omega t plus phi. दो वेव दिया है, एक का एम्पलीट्यूड है a1, एक का एम्पलीट्यूड है a2। अब ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेव बनेगा, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है फाई, यहाँ पे देखो ओमेगा टी है, यहाँ पे भी ओमेगा टी है, लेकिन उसके अलावा एक क्या है प्लस फाई लीड कर रहा है। सेकेंड वाला वेव फर्स्ट वाले से कितना लीड कर रहा है, फेज डिफरेंस कितना है फाई। तो यहाँ पे हम लोग को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव मतलब आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाट वी विल यूज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, सपोज एक वेव जा रहा है, दिस इज y1, और एक वेव जा रहा है, लेट दिस इज y2, इसका डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों सुपर इम्पोज हो गए। आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट मैं क्विकली बता देता हूँ। व्हेन टू और मोर वेव्स अराइव एट ए पॉइंट साइमल्टेनियसली, they behave independently and the resultant displacement equal to the vector sum of displacement of individual waves। दो वेव का डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग ऐड कर देंगे वेक्टरिकली तो हमें रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे जो वेव बनेगा, लेट दैट वेव इज y, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से हम लोग को ऐड करना है, y इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2। तो ये अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। तो ऑलरेडी y1 का इक्वेशन दिया है, y2 का इक्वेशन दिया है, सिंपली ये दोनों को आप ऐड करोगे। हाउ यू विल ऐड दिस, देखो लेट्स राइट y इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 के जगह हम लोग लिखेंगे a1 साइन ओमेगा टी एंड y2 के जगह लिखेंगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो ये a1 साइन ओमेगा टी ऐसे ही रहेगा। अब साइन a प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज प्लीज याद रखना एग्जाम में, उसमें कभी गलती मत करना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पे a2 दिस विल बी साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा।
अब मैं साइन ओमेगा टी वाले टर्म को एक साइड कर देता हूँ। साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स क्या क्या है, यहाँ पे दो ही टर्म्स है, देखो ये साइन ओमेगा टी वाला टर्म है, इसमें भी साइन ओमेगा टी है। तो अगर मैं साइन ओमेगा टी कॉमन ले लूँ, दिस इज a1 प्लस a2 cos phi, that is multiplied with sin omega t, प्लस cos ओमेगा टी वाले टर्म को अगर मैं देखूं, दिस इज a2 sin phi, that is multiplied with cos omega t। ये मेरा y का वैल्यू है। अब मैं ये जानूं कि लेट मी एज्यूम दैट कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो a है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, दैट इज a। तो ये जो इक्वेशन है वो उसका कोसाइन वाला कंपोनेंट है a1 प्लस a2 cos phi, और ये उसका साइन वाला कंपोनेंट है। तो मैं एज्यूम ये करूँगा, लेट a1 प्लस a2 cos phi that is equal to a cos theta। Similarly, a2 sin phi equal to a sin theta। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको कोसाइन कंपोनेंट ले लिया, इसको साइन कंपोनेंट ले लिया। तो अभी मेरा इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू, दिस इज a1 प्लस a2 cos phi के जगह मैं लिखूंगा a cos theta, दैट इज मल्टीप्लाइड विद साइन ओमेगा टी, प्लस a2 sin phi के जगह लिखूंगा a sin theta, दैट इज मल्टीप्लाइड विद cos ओमेगा टी। ओके, so that means ये हमारा अगेन a कॉमन ले लेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इक्वेशन, आपका रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आएगा a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये भी हमने निकाल दिया। अगर एग्जाम में ये भी पूछा रहेगा कि रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन निकालो, सो दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट। इज इट क्लियर? नाउ हमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकालना है, तो हमने जो a1 प्लस a2 cos phi को a cos थीटा लिया है, लेट इट इक्वेशन 1, एंड a2 sin phi इक्वल टू a sin थीटा लिया है, दैट इज इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, हाँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। देखो, आई विल जस्ट मेक इट स्लाइड, आप बाद में देख लेना यहाँ से। squaring and adding equation 1 and 2, squaring and adding equation 1 and 2, 1 and 2 को स्क्वायर एंड ऐड करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। क्या आएगा ना, a स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। नाउ कॉस a स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा मतलब a1 प्लस a2 cos phi का होल स्क्वायर, a1 प्लस a2 cos phi उसका होल स्क्वायर, प्लस ये वाला है हमारा a2 sin phi, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ना देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखेंगे, दिस इज a1 स्क्वायर 2a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, now this is a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ना दिस इज a1 स्क्वायर। ना मुझे देखो यहाँ पे a2 स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या होगा 1, सो दिस इज a1 स्क्वायर, दिस इज a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। सो दिस इज
एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो अगर एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकालोगे सो दैट विल बी रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. Okay, so you can use this relation. Okay, ये relation आप use कर सकते हो to find out the resultant amplitude of when two waves superimpose on each other. यहाँ पे अगर आपको ये phi का वैल्यू पता नहीं है, कैसे पता नहीं है, अगर आपको इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा, पहला इक्वेशन अगर आपको दिया रहेगा y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 लिखा रहेगा, दूसरा इक्वेशन अगर आपको दिया रहेगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, तो प्लीज़ बिल्कुल घबराना मत। यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आएगा दैट विल बी फाई 1 माइनस फाई 2, याद रखना। ये जो फॉर्मूला में जब पुट करोगे आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा और आपको पूछा रहेगा व्हाट इज़ द रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड, तो इक्वेशन से ये a1 a2 तो निकाल दोगे, लेकिन सर यहाँ पे तो ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस फाई नहीं लिखा है, एक जगह पे फाई 1 लिखा है, एक जगह पे फाई 2 लिखा है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये फेज है, ये जो ओमेगा टी प्लस फाई जो है ना दैट इज़ द फेज, तो ये दोनों का फेज को माइनस करोगे तो ओमेगा टी तो कैंसिल हो जाएगा, देन फाई 1 माइनस फाई 2 विच एवर इज लार्जर, जो एंगल बड़ा है वो उससे छोटे एंगल से माइनस कर देना, दैट विल बी द फेज डिफरेंस। तो ये इक्वेशन यूज करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो। सो ये हो गया आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप देख सकते हो, लर्न भी कर सकते हो। हाँ, तो ऐसा इक्वेशन रहेगा तो सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है, दोनों इक्वेशन को लिखना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है। ओके, देन फाइनली दो इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। अगर आपको ये थीटा का वैल्यू भी पूछा है वो भी आप निकाल सकते हो। ये दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दोगे इक्वेशन 2 को 1 से, सो दैट विल बिकम, वो भी मैं लिख देता हूँ अगर आपको डाउट है। देखो ये दो इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, दैट इज टैन थीटा। सो टैन थीटा इक्वल टू दिस इज a2 साइन फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 कॉस फाई। तो रिजल्टेंट वेव का फेज अगर निकालोगे थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स a2 साइन फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 कॉस फाई। ये भी आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका कंपोजिशन ऑफ एसएचएम में भी आता है, ये आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में भी आता है, इवन इट इज़ कमिंग इन वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में भी आता है। अगर आपको दो एम्पलीट्यूड पता है, आपको मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू पूछा है, तो आप a1 प्लस a2 a1 माइनस a2 करके इंटेंसिटी स्क्वायर करके एम्पलीट्यूड को निकाल सकते हो। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन ए स्ट्रेस स्ट्रिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, एंड दिस ईयर इट इज़ प्रोबेबल कि स्टेशनरी वेव का इक्वेशन आपका आ सकता है। ओके, तो स्टेशनरी वेव क्या होता है? स्टेशनरी वेव मतलब स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव मतलब स्टैंडिंग वेव, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है वो पहले जानना जरूरी है, तभी जाके आप इक्वेशन लिख सकते हो। मैं आपको अगर एक सिंपल सा एक्टिविटी से बताऊं, सपोज यहाँ पे एक सपोर्ट है एंड देयर इज ए स्ट्रिंग अटैच्ड एंड द पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर वो स्ट्रिंग को होल्ड किया है। अब वो क्या करेगा, ऐसा झटकेगा, एक पल्स देगा। तो पल्स देगा मतलब यहाँ से एक वेव जाएगा, अब ये बाउंड्री रिजिड है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो ये क्रेस्ट जा रहा है, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, एज ए ट्रफ, तो एज ए ट्रफ ऐसा रिफ्लेक्ट होगा लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन है, ऐसे लूप्स फॉर्मेशन हुए। तो आपने वेव को जो सेंड किया वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, वहां से जो रिफ्लेक्ट होके आया वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और ये दोनों वेव जब सुपर इम्पोज हुआ
तब जाके आपका एक स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन हुआ. So that means two waves traveling in opposite direction, when they superimpose on each other, they form a stationary wave. दोनों क्या फॉर्मेशन करता है? स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन करते हैं. तो उस हिसाब से हम लोग पहले इक्वेशन लिखेंगे जो वेव पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा इक्वेशन लिखेंगे जो वेव आपका नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है. तो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में जाने वाला वेव का इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे, इट विल बी लाइक दिस. ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट जानने के लिए कि स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्मेशन होता है. दोज हु हैव मिस्ड द लेक्चर दे कैन क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द स्टेशनरी वेव. तो सपोज जो वेव पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है उसका इक्वेशन अगर मैं लिखूं y1 इक्वल टू a साइन, अगर मैं 2 पाई कॉमन ले लूँ, सो दिस इज nt माइनस एक्स बाय लैम्डा. ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है. The wave which is traveling along positive x direction is y1 equal to a sin 2 pi nt minus x by lambda. अब जो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा वो नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएगा, तो उसका इक्वेशन आएगा y2 इक्वल टू a sin 2 pi, दिस इज nt प्लस x by lambda. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप स्टेशनरी वेव लिखोगे फॉर्मेशन के बारे में, then you have to write the first equation of the wave which is traveling along positive x direction, और जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था एक वेव ऐसा जा रहा था, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आया, तो ऐसा लूप फॉर्मेशन हुआ. तो ये लूप फॉर्मेशन तभी होगा जब दोनों वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए एक जगह पे मीट करेंगे. तो यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिखा, वन इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड अनदर इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. मतलब ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव मान सकते हो. दिस वन इज द इंसिडेंट वेव, दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड वेव. अब दोनों जब सुपर इम्पोज करेंगे, देखो क्वाइट ए मैथमेटिक्स हो, आप कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको समझना है. तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. हम लोग कौन सा यूज करते हैं यहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. उस हिसाब से मैंने लिख दिया y इक्वल टू y1 प्लस y2. तो y1 के जगह मैं क्या लिखूंगा ना, a साइन 2 पाई nt माइनस एक्स बाई लैम्बडा. y2 की जगह क्या लिखूंगा ना, a साइन 2 पाई nt प्लस एक्स बाई लैम्बडा. ओके, नाउ साइन c प्लस साइन d. यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे हम लोग साइन सी प्लस साइन डी यूज कर रहे हैं. साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ कॉस सी माइनस डी बाई 2. ये आपको याद रखना पड़ेगा. साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये आपको पता होना चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी. साइन सी प्लस साइन डी. ओके, तो इसी हिसाब से अगर हम लोग लिखेंगे इसको, यहाँ पे प्लस साइन था, y1 प्लस y2 किया, a साइन 2 पाई nt माइनस एक्स बाई लैम्बडा, a साइन 2 पाई nt प्लस एक्स बाई लैम्बडा, दोनों को ऐड करेंगे तो y इक्वल टू, देखो 2 एम्पलीट्यूड बाहर आ जाएगा, 2a साइन 2 पाई भी बाहर ले लेते हैं. एक बार क्या होगा ना, nt माइनस एक्स बाई लैम्बडा प्लस nt प्लस एक्स बाई लैम्बडा, दैट इज डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. ये हो गया साइन सी प्लस डी बाई 2. एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2 मतलब कॉस, अगेन 2 पाई कॉमन ले लेंगे, दैट इज एन टी माइनस एक्स बाई लैम्बडा माइनस एन टी, देन दिस इज माइनस, आगे माइनस है ना तो सब माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2. तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, देख लो थोड़ा. You can clearly see here, यहाँ पे nt
यहाँ पे माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस एक्स बाय लैम्बडा कैंसल, यहाँ पे प्लस एन टी माइनस एन टी कैंसल। तो देखो क्या आता है, फाइनल इक्वेशन आपका जो आएगा y इक्वल टू 2a एन टी प्लस एन टी 2nt डिवाइडेड बाई 2, तो सिर्फ एन टी रहेगा, तो ये आएगा 2a साइन 2 पाई एन टी, यहाँ पे देखो एन टी माइनस हो गया, देन साइन 2 पाई माइनस 2x बाई लैम्बडा बाई 2, तो माइनस एक्स बाई लैम्बडा, साइन ऑफ माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू 2a कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा multiplied with sin 2 pi nt. Now this is in the form of y equal to a sin omega t, मतलब ये वाला पार्ट जो sin ओमेगा t से मल्टीप्लाइड है ये एम्पलीट्यूड होगा, तो यहाँ पे लेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम लोग r ले लेते हैं, एंड r इक्वल टू आपका है 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा मल्टीप्लाइड विथ साइन 2 पाई एन टी, तो मतलब यहाँ पे यहाँ पे आपका इक्वेशन देखो, रिजल्ट लेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज r, तो r का वैल्यू है आपका 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, तो आपका वेव का इक्वेशन जो आएगा y इक्वल टू r साइन 2 पाई एन टी, और यू कैन से r साइन ओमेगा टी। तो ये आपका इक्वेशन है किसका, स्टेशनरी वेव का, जिसको इस फॉर्म में आप लिखोगे y इक्वल टू 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा साइन 2 पाई एन टी। So this is derive an expression for equation of stationary wave in a stress string. Stress string में ये आपका इक्वेशन है। तो अगर आप डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया वैसा मत ड्रॉ करो, ये थोड़ा अलग ड्रॉ करना है। जैसे आपको एक स्ट्रेस स्ट्रिंग लेना है, मतलब क्या करना है, यू हैव टू टेक ए सपोर्ट, ऐसा यहाँ पे एक सपोर्ट लेना है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेना है। तो अगर आप उसको प्लग करोगे तो क्या होगा, ऐसा एक लूप बनेगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर एक लूप आएगा, ये दोनों मिलके आपका एक स्टेशनरी वेव बनता है। तो ये जो वेव आपने सेंड किया वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, वो y1 है, ये जो रिफ्लेक्ट होकर आया वो y2 है, ये जो पूरा लूप जो बना, ये जो रिजल्टेंट वेव जो बना वो आपका स्टेशनरी वेव है, वही है आपका y इक्वल टू y1 प्लस y2। और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ रीजन है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये नोड है, ये भी नोड है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आता है। ये रीजन को हम लोग बोलते हैं एंटी नोड, N स्टैंड्स फॉर नोड एंड A स्टैंड्स फॉर एंटी नोड। तो एग्जाम में इसका कंडीशन भी पूछता है, राइट द कंडीशंस फॉर नोड एंड एंटी नोड। नोड कौन से पोजीशन पे मिलेंगे, एंटी नोड कौन से पोजीशन में मिलेंगे, नोड एंटी नोड के बीच डिस्टेंस कितना है, नोड नोड के बीच डिस्टेंस कितना है। बट आपको ये इक्वेशन आना चाहिए, यू शुड नो कि पहला इक्वेशन कैसे लिखना है, दूसरा इक्वेशन कैसे निकालना है, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करना है, y इक्वल टू y1 प्लस y2 करके, फिर साइन c प्लस साइन d यूज़ करके यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके, सो ये हो गया आपका स्टेशनरी वेव का इक्वेशन। ओके, ना देखो मैं आपको इसके साथ थोड़ा और ऐड करके नोड एंड एंटी नोड का कंडीशन भी बता देता हूँ, दैट विल बी क्वाइट यूजफुल कि नोड एंटी नोड का कंडीशन कैसे यूज़ करना है। देखो हमने जो लूप फॉर्मेशन देखा, ये आपका बाउंड्रीज था, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया था। तो अगर एक लूप दिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं लूप अगर दिखाऊँ, इट विल बी लाइक दिस।
यहाँ पे मैंने 2 लूप लिखा है। तो ये जो पोजीशंस है, दिस आर द नोड्स, ये भी आपका नोड है, ये भी आपका नोड है, ये सब आपके एंटी नोड्स हैं। ए स्टैंड्स फॉर एंटी नोड। तो आपको एग्जाम में कंडीशंस फॉर नोड एंड एंटी नोड भी पूछता है। कंडीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड। देखो नोड का मतलब क्या होता है, ये 1 मार्क में भी पूछ सकता है। व्हाट इज ए नोड? नोड आर द रीजन वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे जीरो होता है उस रीजन को हम लोग बोलते हैं नोड। रीजन वेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। एंटी नोड मतलब वो रीजन है स्टेशनरी वेव का जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। जैसे मैंने 2 वेव लिया है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मतलब 2a होगा, मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा 2a, a प्लस ए दैट इज 2a। यहाँ पे क्या होगा ना, जीरो होगा। और ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका डिस्प्लेसमेंट नोड होता है वो प्रेशर एंटी नोड होता है। प्रेशर एंटी नोड मतलब प्रेशर ज़्यादा रहता है, प्रेशर एंटी नोड। द डिस्प्लेसमेंट नोड इज ए प्रेशर एंटी नोड। और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर कम होता है, तो इसीलिए दैट इज ए प्रेशर नोड। हाँ, ऑलवेज रिमेंबर, नोड मतलब कम, एंटी नोड मतलब ज़्यादा। नोड का मतलब है कम, एंटी नोड का मतलब ज़्यादा है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट नोड ले रहे हो मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसीलिए उसको प्रेशर एंटी नोड बोलते हैं। और जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहाँ पे प्रेशर कम होता है, इसीलिए उसको प्रेशर नोड बोलते हैं। तो रिमेंबर दिस, ए डिस्प्लेसमेंट नोड इज ए प्रेशर एंटी नोड एंड ए डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड इज ए प्रेशर नोड। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जहाँ पे होता है उस रीजन को हम लोग एंटी नोड बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे कम होता है उसको बोलते हैं नोड। जैसे यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ये सब हमारे नोड्स है। एंड दिस आर द रीजन जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी नोड ए। तो यहाँ पे प्रेशर कम रहता है और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको पता है प्रेशर ज़्यादा होता है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है, प्रेशर कम होता है तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। ओके, नाउ क्विकली मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन। ये आपको 3 मार्क्स में भी आ सकता है। एंड यू मे एक्सपेक्ट कि नोड एंटी नोड के कंडीशन के साथ अगर आपको पूछा रहेगा तो 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। आपको कंडीशन एंड नोड एंड एंटी नोड अगर आपको निकालना है तो देखो आपका आर का वैल्यू क्या आया था। आर का वैल्यू जो आया था, आर का वैल्यू आया था 2a cos 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा ना। आर का वैल्यू क्या है, 2a cos 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा। नाउ नोड में मैंने बताया था आर का वैल्यू क्या होगा, नोड में आर का वैल्यू होगा 0। बताया था नोड पे एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। तो आर का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 इक्वल टू 2a cos 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा। तो cos 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा इक्वल टू 0। सो 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा इक्वल टू cos इनवर्स 0। cos का कौन सा वैल्यू 0 आएगा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है वो सब 0 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2p प्लस 1 पाई बाई 2। p का वैल्यू अगर हम लोग 0 से लेंगे, 0 1 2 3 सो ऑन, सो आई कैन राइट 2p प्लस 1 पाई बाई 2। तो देखो आपका 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा का वैल्यू जो आया दैट इज 2p प्लस 1
पाई बाय 2। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, लैम्ब्डा उधर चला जाएगा। x का वैल्यू आएगा आपका 2p+1 लैम्ब्डा बाई 4। x का वैल्यू आएगा 2p+1 लैम्ब्डा बाई 4। अगर मैं 0 पुट करूं तो x का वैल्यू आएगा लैम्ब्डा बाई 4। अगर मैं 1 पुट करूं तो आएगा 3 लैम्ब्डा बाई 4। 2 पुट करूं तो 5 लैम्ब्डा बाई 4। तो ये सब पोजीशन है जहां पे मुझे क्या मिलेगा, नोड मिलेगा। These are the positions where I will get the node। ये सब पोजीशन पे मुझे नोड मिलेंगे, दैट इज लैम्ब्डा बाई 4, 3 लैम्ब्डा बाई 4, 5 लैम्ब्डा बाई 4। तो अगर मुझे पूछा जाए कि नोड नोड के बीच डिस्टेंस बताओ, तो देखो ये नोड का एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, माइनस कर दूंगा 3 लैम्ब्डा बाई 4 माइनस लैम्ब्डा बाई 4, तो 2 लैम्ब्डा बाई 4। तो नोड नोड के बीच डिस्टेंस कितना आएगा, लैम्ब्डा बाई 2। एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, वेवलेंथ दिया रहेगा, पूछा रहेगा कि नोड नोड के बीच डिस्टेंस कितना होगा, तो दैट इज लैम्ब्डा बाई 2। ओके, अब देखो वैसे ही एंटी नोड का कंडीशन लेते हैं ना। एंटी नोड में मैंने बताया था r इक्वल टू क्या होगा ना, 2a होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। तो आप लिखोगे 2a इक्वल टू 2a कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्ब्डा। तो ये आएगा 1 इक्वल टू कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्ब्डा। तो 2 पाई एक्स बाई लैम्ब्डा इक्वल टू कॉस इनवर्स, हाँ जो भी आपका +-1 है, क्या आएगा 2 पाई एक्स बाई लैम्ब्डा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1। 0 आ सकता है, पाई आ सकता है, 2 पाई आ सकता है, 3 पाई आ सकता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई 4 पाई सो ऑन। तो मैं डायरेक्टली पी पाई लिख देता हूँ। देखो पाई पाई कैंसल, x इक्वल टू आ जाएगा p लैम्ब्डा बाई 2। उस हिसाब से मेरे एंटीनोड के पोजीशन से आ जाएंगे, x इक्वल टू 0 पे आ सकता है, लैम्ब्डा बाई 2 पे आ सकता है, लैम्ब्डा पे आ सकता है, देन 3 लैम्ब्डा बाई 2 पे आ सकता है, 2 लैम्ब्डा पे आ सकता है। तो दिस आर द पोजीशंस फॉर एंटीनोड्स। तो अगर मुझे एंटीनोड के बीच डिस्टेंस पूछेगा, माइनस करूंगा तो कितना आएगा, लैम्ब्डा बाई 2। तो देखो नोड नोड और एंटीनोड के बीच डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। नोड नोड के बीच भी लैम्ब्डा बाई 2, नो एंटीनोड के बीच भी लैम्ब्डा बाई 2। अगर आपको पूछेगा कि भाई नोड एंड एंटीनोड के बीच कितना है, तो आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे देखो लैम्ब्डा बाई 4 है, यहाँ पे 0 है, तो आप माइनस कर दोगे लैम्ब्डा बाई 4 माइनस 0। तो नोड एंटीनोड के बीच डिस्टेंस होगा, हमेशा याद रखो, लैम्ब्डा बाई 4। नोड नोड लैम्ब्डा बाई 2, नोड एंटीनोड लैम्ब्डा बाई 4, एंटीनोड लैम्ब्डा बाई 2। ठीक है, तो ये आपका सुपरपोजिशन वेव्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरा पार्ट कवर कर जाता है कि स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्मेशन होता है, नोड एंड एंटीनोड के कंडीशन के साथ बता दिया। अगर मैं बता रहा हूँ इफ इट इज़ वर्किंग, ये आपका 12th के बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के लिए एलिजिबल है, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम कि स्टेशनरी वेव का इक्वेशन लिखो एंड नोड एंड एंटीनोड का कंडीशन निकालो। तो वेव का इक्वेशन लिखने के लिए 2 मार्क्स, नोड एंड एंटीनोड का पोजीशन और कंडीशन के साथ निकालने के लिए वो 2 मार्क्स। तो 4 मार्क्स के लिए ये बड़ा क्वेश्चन बैठता है। सो देयर इज़ ए चांस कि ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा था KTG में P इक्वल टू 1/3 रो CRM² एक 4 मार्क्स में आया था, एक बड़ा क्वेश्चन। तो वैसा ही ये एक बड़ा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, देयर इज ए इक्वल चांसेस कि ये भी आ सकता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी हमने स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया। मैंने स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्मेशन होता है उसका इक्वेशन भी मैंने बता दिया आपको, स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन इन ए स्ट्रिंग।
नोड एंड एंटी नोड के बारे में बता दिया, उसका कंडीशन भी बता दिया कि नोड कौन से पोजीशन पे मिलेंगे, एंटी नोड कौन से पोजीशन में मिलेंगे. नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीपिंग इन माइंड ऑफ द बोर्ड एग्जाम. जैसे आपको आ सकता है, सो दैट द ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन ए वाइब्रेशन. देखो ये भी यहाँ पे काफ़ी कॉन्सेप्ट है. पहला चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हार्मोनिक्स क्या होता है. व्हाट इज़ हार्मोनिक्स? कभी कभी ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है. हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है ना. जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो उसका अलग अलग फ्रिक्वेंसीज रहते हैं. तो वो जो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज है, सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होता है, सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ओके, लेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज एन. हाँ, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करो, कोई भी स्ट्रिंग को प्ले करो या फिर कोई भी एयर कॉलम को वाइब्रेट करो, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और उस फ्रीक्वेंसी के जो भी इंटीग्रल मल्टीपल रहेंगे, जैसे मैं अगर बोलूँ आपने एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया, आपको लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आया n, उसके बाद आया 2n, उसके बाद आया 3n, उसके बाद आया 4n, उसके बाद आया 5n, लाइक दिस. तो ये सब 1 2 3 4 5 इंटीजर मल्टीपल है. तो जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है उसको बोलते हैं हार्मोनिक. हार्मोनिक का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज हार्मोनिक. तो ये जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहते हैं उसको बोलते हैं नोट. द सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज नोट. ये नोट में आपका कोई हार्मोनिक्स प्रेजेंट रह सकता है या फिर नहीं भी रह सकता है. जरूरी नहीं है कि सारे हार्मोनिक्स रहेंगे. तो हार्मोनिक मतलब सिंपली, अगर आपका 20 हर्ट्ज आपका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है आपका 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, 80 हो सकता है, 100 हो सकता है. ये सारे को हम लोग हार्मोनिक्स बोलते हैं, ये सबको हार्मोनिक बोलते हैं. तो ये जो फंडामेंटल है इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं. उसका 2 टाइम्स जो आता है उसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक. उसका 3 टाइम्स जो आता है उसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, लाइक दिस. सो दिस आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स. तो हार्मोनिक्स को अगर डेफिनेशन पूछा रहेगा, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज हार्मोनिक. ओके, नेक्स्ट एक चीज़ आपके एग्जाम में आया था, दैट इज ओवरटोन. क्या होता है? ये लास्ट ईयर का पेपर में ही आया था, ओवरटोन के बारे में और हार्मोनिक्स के बारे में. ओवरटोन मतलब हायर फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. हायर फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल को छोड़ के जो भी आपके हायर फ्रीक्वेंसीज है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरटोन. जैसे आपका फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बताया, सपोज एक है n, उसके बाद 2n की जगह सपोज 3n है, सपोज 5n है, सपोज 7n है. तो यहाँ पे देखो सारे ऑड्स है, लेकिन ये फर्स्ट के बाद ये पहला हायर फ्रीक्वेंसी है, तो इसको मैं फर्स्ट ओवरटोन बोलूँगा. ये फर्स्ट के बाद ये सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी है, तो इसको मैं बोलूँगा सेकंड ओवरटोन. लेकिन ये 5 टाइम्स है, सो दिस विल बी फिफ्थ हार्मोनिक. ये 3 टाइम्स है, दिस विल बी थर्ड हार्मोनिक. तो जितना इंटीग्रल मल्टीपल होता है वही हार्मोनिक होता है. लेकिन जो हायर फ्रीक्वेंसीज होता है, फर्स्ट को छोड़ के, फंडामेंटल को छोड़ के जो भी हायर फ्रीक्वेंसीज होते हैं उसको बोलते हैं ओवरटोन. तो एग्जाम में आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन. तो आप ये लिख सकते हो, समझ सकते हो कि हार्मोनिक्स क्या होता है एंड ओवरटोन क्या होता है. इज इट क्लियर? समझ में आया? नाउ यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हैं. जैसे आपको एक बोला है कि एयर कॉलम एक पाइप में वाइब्रेट कर रहा है और आपको दिखाना है कि उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है. तो चलो उसका देखते हैं कि कैसे सारे ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है. So let's see. वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम पहले समझते हैं क्या होता है. सपोज आपने एक एयर कॉलम लिया लाइक दिस. ये आपका एक
क्लोज ऑर्गन पाइप है, आप क्लियरली देख सकते हो। क्लोज ऑर्गन पाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक एंड आपका क्लोज है, एक एंड क्लोज है मतलब उसका क्लोज ऑर्गन पाइप। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके वाइब्रेट करके यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ से साउंड वेव जाएगा, फिर यहाँ से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तो टू वेव्स ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर्म ए स्टेशनरी वेव। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक नोड बनेगा, और ऊपर प्रेशर कम है तो यहाँ पे एक एंटी नोड बनेगा। ये हो गया एंटी नोड, ये हो गया नोड। ये जो मोड ऑफ वाइब्रेशन मैंने दिखाया, दिस इज द फंडामेंटल मोड और द फर्स्ट मोड। ये वाला मैं जो बताया, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड और फर्स्ट मोड। फंडामेंटल मोड और फर्स्ट मोड, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल मोड और फर्स्ट मोड। आपको पता है नोड और एंटी नोड के बीच डिस्टेंस कितना है? लैम्बडा बाय 4। ये एयर कॉलम का लेंथ जो है, लेट दैट इज एल। ठीक है, नाउ हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ना यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, नोड और एंटी नोड के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है? लैम्बडा बाई 4, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। तो आप लिख सकते हो लैम्बडा बाई 4 इक्वल टू एल। तो लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा? 4L। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? v बाई लैम्बडा, मतलब दैट विल बी v अपॉन 4L। तो ये फंडामेंटल मोड में आपका जो फ्रीक्वेंसी आ गया n इक्वल टू v बाई 4L। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, और ये सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा मोड में जाते हैं, सेकेंड मोड। देखो, हमेशा याद रखना कि ड्रॉ कैसे करना है। जितना मोड उतना नोड, जितने मोड रहेंगे उतने नोड रहेंगे। यहाँ पे एक ही नोड था क्योंकि ये फर्स्ट मोड था। अगर मैं सेकेंड मोड का डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो मुझे कितने नोड्स दिखाना पड़ेंगे? 2। अब मैं वर्टिकल ड्रॉ करने की जगह ऐसा हॉरिजेंटली दिखा दूंगा। ये मेरा पाइप हो गया, सेम पाइप, उतना ही लेंथ का पाइप लूँगा, पाइप को मैं चेंज नहीं करूँगा। बस इसमें जो मेरे नोड एंटी नोड फॉर्मेशन होंगे वो ड्रॉ करते समय मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे तो एक नोड बनेगा और एक नोड भी बनेगा, 2 नोड बनेंगे, और बाहर क्या बनेगा? एंटी नोड। ये हो गया एंटी नोड, ये हो गया नोड, फिर से यहाँ पे एंटी नोड, फिर से यहाँ पे नोड। ये हो गया आपका सेकेंड मोड। मैंने बताया था जितना मोड उतना नोड। फर्स्ट मोड में कितना नोड है? 1। सेकेंड मोड में कितना नोड है? 2। नोड नोड के बीच लैम्बडा बाई 2, नोड एंटी नोड के बीच लैम्बडा बाई 4। लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 4, दैट इज 3 लैम्बडा 1 बाई 4। क्योंकि वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा ना, पहले वेवलेंथ लैम्बडा था, अभी वेवलेंथ थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि उतना ही जगह पे आपका नंबर ऑफ वेव्स बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए वेवलेंथ मैंने अलग डिनोट किया, दैट इज इक्वल टू लेंथ। तो आप क्या लिखोगे ना? 3 लैम्बडा 1 बाई 4 इक्वल टू एल। तो लैम्बडा 1 इक्वल टू 4L बाई 3। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे n1, तो आप लिखोगे v अपॉन लैम्बडा 1, तो v अपॉन 4L बाई 3। सो व्हाट यू गेट? 3 टाइम्स v बाई 4L। ना आपको पता है v बाई 4L क्या था? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था ना। 3 टाइम्स v बाई 4L मतलब n1 का वैल्यू होगा 3n। क्या होगा? n1 का वैल्यू 3n। 3n मतलब थर्ड हार्मोनिक, बट पहला हाई फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल के बाद, सो दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। ये हो गया आपका फर्स्ट मोड, ये हो गया आपका सेकेंड मोड। एग्जाम में हमेशा ये सब लिखना पड़ेगा, कम से कम 3 मोड तक तो आपको दिखाना पड़ेगा, फिर आपका जो क्वेश्चन पूछा है उसको आप जस्टिफाई कर पाओगे। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड मोड।
अगेन यू हैव टू ड्रॉ द पाइप। मैंने बताया था जितना मोड उतना नोड। तो अभी ये थर्ड मोड है, तो कितने नोड बनेंगे? 3। देखो अभी मैं 3 नोड दिखाऊंगा। एक, दो, 3 एंटी नोड। देखो नोड नोड नोड, देखो 3 नोड दिखा दिया मैंने। यहाँ पे बनेगा एंटी नोड बाहर। तो देखो ये आपका लेंथ है, लेकिन आपको पता है नोड नोड के बीच लैम्डा बाई 2, नोड नोड के बीच लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4, दैट इज़ 5 लैम्डा बाई 4। तो ये लेंथ जो आएगा दैट इज़ 5 लैम्डा 2 बाई 4। देखो जिसको ये समझाने में बता देता हूँ। यहाँ पे देखो एक नोड है, एक नोड है, कितना डिस्टेंस होगा? लैम्डा बाई 2। फिर नोड नोड के बीच लैम्डा बाई 2, फिर नोड एंटी नोड के बीच लैम्डा बाई 4। सबको ऐड करोगे तो 5 लैम्डा बाई 4। हम लोग अभी अलग वेवलेंथ हो जाएगा, तो इसीलिए लिखा 5 लैम्डा 2 बाई 4। अब लैम्डा 2 का वैल्यू निकालते हैं। देखो 5 लैम्डा 2 बाई 4 इक्वल टू एल। तो लैम्डा 2 इक्वल टू आएगा 4L बाई 5। तो N2 का वैल्यू अगर मैं निकालूँ, V बाई लैम्डा 2 करूँ, सो दिस विल बी V बाई 4L बाई 5। दैट विल बी 5 टाइम्स V बाई 4L। तो N2 का वैल्यू आ जाएगा मेरा 5 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। लेकिन ये 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। तो हमने क्या देखा कि सारे जो हार्मोनिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, पहला वाला जो हमने देखा दैट इज एन। पहला जो हमने हार्मोनिक निकाला दैट इज एन, दैट इज V बाई 4L, ये वाला वैल्यू। दूसरा हमने निकाला पहला ओवरटर्न दैट इज 3N। फिर दूसरा ओवरटर्न जो निकाला दैट इज 5N। तो अगर इनका रेशियो लिया जाए, अगर मैं लिखूँ N1 इज टू N2 इज टू N3 so on, this will be 1 is to 3 is to 5। तो मतलब सारे ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में आपने दिखा दिया कि सारे ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि नोड नोड के बीच कितना डिस्टेंस है, नोड एंटी नोड के बीच कितना डिस्टेंस है, वो पता होना चाहिए। और डिफरेंट मोड में कितने नोड बनते हैं। जैसे पहला मोड में मैंने देखो एक ही नोड बनाया, दूसरे मोड में मैंने 2 नोड बनाया, तीसरे मोड में मैंने 3 नोड बनाया, 3 या 2 बनाया। समझ में आया? तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो थर्ड मोड में 3 नोड है, सेकेंड मोड में 2 नोड है, फर्स्ट मोड में 1 नोड है। तो नोड के ऊपर ध्यान दो ड्रॉ करते समय, बाकी कुछ नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि वेवलेंथ निकालना है, वेलोसिटी को वेवलेंथ से डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी निकालना है, और फ्रीक्वेंसी देखना है कैसे आ रहा है, उसका रेशियो निकाल देना। अगर ऑड मल्टीपल में आया तो मतलब सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आप क्लियरली देख सकते हो। Now moving on to next, prove that all the harmonics present for vibration of air column in a open at both ends। तो पहला वाला हमने क्लोज ऑर्गन पाइप किया था, अब ओपन ऑर्गन पाइप देख लेते हैं। अब ओपन ऑर्गन पाइप मतलब ये लाइक दिस, ये ओपन ऑर्गन पाइप हम लोग सोचेंगे ना। ये एंड भी ओपन है, ये एंड भी ओपन है, तो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा। बीच में क्या बनेगा? बीच में एक नोड बनेगा, तो लाइक दिस। यू कैन सी ये नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया। ये जो मैंने ड्रॉ किया दिस इज फॉर फर्स्ट मोड और फंडामेंटल मोड। दिस इज फॉर फर्स्ट मोड और फंडामेंटल मोड।
ओके, वैसे ही अगर मैं सेकेंड मोड का ड्रॉ करूं, अगेन सेकेंड मोड में सेम पाइप लूंगा, देर इज नो चेंज। आप वैसे ही पाइप लेना, उतना ही लेंथ लेना, ज़रूरत नहीं है कि लेंथ को आप बढ़ाते जाओगे। बस ध्यान रखना आपको दो नोड बनाना है, यहाँ पे तो एंटी नोड बनेगा, फिर एक नोड यहाँ पे हो गया, एक नोड यहाँ पे हो गया, ये देखो दो नोड एन एन। बाकी तो आपको पता है, यहाँ पे एंटी नोड रहेगा, यहाँ पे भी एंटी नोड रहेगा। वैसे ही अगर हम लोग थर्ड मोड में जाते हैं, थर्ड मोड, हाँ मैं सबका डिराइव भी करके दिखाऊंगा, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। थर्ड मोड, अगेन विल टेक द ऑर्गन पाइप, फिर से देखते हैं इसमें कैसे आता है। यहाँ पे तीन नोड बनेंगे, तो और छोटा आपको लेना पड़ेगा, लाइक दिस। हमेशा लाइन आप एक्सटेंड कर सकते हो, ड्रॉ करते समय ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, बाहर यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे भी एंटी नोड है। चलो सबका लेंथ लिख देते हैं, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। नाउ एंटी नोड के बीच कितना होगा, लैम्बडा बाय 2, दैट इज इक्वल टू द लेंथ। यहाँ पे देख लो, नोड नोड, लैम्बडा बाय 2, देन लैम्बडा बाय 4, देन लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4, दैट इज लैम्बडा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लैम्बडा 1। यहाँ पे देखो, लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2, देन लैम्बडा बाय 4, देन लैम्बडा बाय 4, so that is 3 लैम्बडा 2 बाई 2। अब देखो फ्रीक्वेंसीज भी लिख देते हैं। सपोज यहाँ पे लैम्बडा बाई 2 इक्वल टू एल है, तो लैम्बडा इक्वल टू 2l, तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालूँ v अपॉन लैम्बडा करूँ, सो दिस इज v अपॉन 2l। तो ये आ गया आपका n इक्वल टू v बाई 2l। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। यहाँ पे अगर देखते हैं लैम्बडा 1 इक्वल टू एल, तो n1 इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा 1 करोगे, सो दैट इज v अपॉन एल। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स v बाई 2l, तो क्या आया 2n। तो n1 इक्वल टू 2n, तो दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, पहला हायर फ्रीक्वेंसी है, और 2 टाइम्स n है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक। सिमिलरली यहाँ पे 3 लैम्बडा 2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू एल, तो लैम्बडा 2 इक्वल टू 2l बाई 3, तो n2 का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, तो दैट इज v अपॉन लैम्बडा 2 करेंगे, तो दैट इज v अपॉन 2l बाई 3, सो दैट इज 3 टाइम्स v बाई 2l। तो n2 का वैल्यू हो जाएगा 3n, 3n मतलब ये तो सेकेंड ओवरटोन होगा, क्योंकि सेकेंड हायर फ्रीक्वेंसी है, एंड थर्ड हार्मोनिक। तो अगर आप सारे फ्रीक्वेंसी का रेशियो लोगे, n1 इज टू n2 इज टू n3 सो ऑन, तो यू विल गेट 1 इज टू 2 इज टू 3 सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। सिंपली आपको डिफरेंट मोड में वाइब्रेशन दिखाना है। फर्स्ट मोड फंडामेंटल मोड निकालना है,
सेकेंड मोड निकालना है, थर्ड मोड निकालना है, दिखाना है कि हार्मोनिक्स क्या आ रहे हैं, ओवरटोन्स क्या आ रहे हैं, बस उसका रेशियो निकाल के दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग भी कर लिया एंड वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम कर लिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। लास्ट ईयर एंड करेक्शन के बारे में आया था। एंड करेक्शन का मतलब क्या होता है बता देता हूँ, बिकॉज दैट मे कम इन 1 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो। एंड करेक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग लेंथ में थोड़ा सा करेक्शन यूं करते हैं, क्योंकि जो एंटी नोड होता है वो एग्जैक्टली पाइप का ओपन एंड में नहीं बनता है, थोड़ा सा बाहर बनता है, स्लाइटली आउटसाइड। वाई? बिकॉज बाहर प्रेशर थोड़ा सा कम है, प्रेशर जब कम होता है तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा जो रीजन होता है उसको एंटी नोड बोलते हैं। तो एंटी नोड एग्जैक्टली पाइप के एंड में नहीं बनता है, थोड़ा सा बाहर बन जाता है। तो ये जो डिफरेंस है उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। तो आप लिख सकते हो, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल पोजिशन ऑफ द एंटी नोड फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। तो हम लोग जब एयर कॉलम का लेंथ को रेक्टिफाई करते हैं तो हम लोग लिखते हैं L इक्वल टू एल प्लस ई। ये क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। अगर ओपन ऑर्गन पाइप होगा तो L इक्वल टू ऊपर और नीचे दोनों साइड होता है, तो दैट इज L प्लस 2E। तो लास्ट ईयर इसके बारे में उसका इक्वेशन पूछा था, व्हाट इज एंड करेक्शन एंड एक्सप्लेन। तो आपको ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप दोनों के लिए ये एंड करेक्शन को दिखाना है और मेंशन करना है कि एंड करेक्शन क्या होता है। एंड एंड करेक्शन हमेशा 0.3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ट्यूब का डायमीटर अगर D है तो आपका एंड करेक्शन क्या आएगा, 0.3 टाइम्स D आएगा। ओके, समझ में? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, What is beat? Give analytical method for determining the beat frequency। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीट का फॉर्मेशन एंड उसका एनालिटिकल मेथड और बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना। देखो बीट क्या होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि बीट का मतलब क्या होता है। सपोज आपके पास दो ट्यूनिंग फॉर्क है, सपोज देयर इज वन ट्यूनिंग फॉर्क हियर एंड अनदर ट्यूनिंग फॉर्क हियर। इसका फ्रीक्वेंसी है N1, इसका फ्रीक्वेंसी है N2। अब पहला जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो भी एक वेव सेंड करेगा, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो भी एक वेव सेंड करेगा। दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो गए, तो एक रिजल्टेंट वेव बनेगा। सपोज इसका जो वेव बन रहा है वो Y1 है, इसका जो वेव बन रहा है Y2 है, दोनों सुपर इम्पोज करके एक रिजल्टेंट वेव बनता है ना। होता क्या है, दो वेव अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और उनका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम रहेगा, द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी लेस। हाँ, सपोज एक का फ्रीक्वेंसी मैंने लिया 250 हर्ट्ज और दूसरे का मैंने फ्रीक्वेंसी लिया 254 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस काफ़ी कम है। सो देयर इज ए चांस दैट कि ये दोनों के बीच जो सुपरपोजिशन होगा, कभी वो इन फेज में सुपर इम्पोज होंगे, मतलब सेम फेज में, और कभी आउट ऑफ फेज में सुपर इम्पोज होंगे, आउट फेज। तो इन फेज पे जब सुपर इम्पोज करेंगे दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। और जब आउट ऑफ फेज में सुपर इम्पोज करेंगे तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। आउट फेज मतलब फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री, इन फेज मतलब फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री। तो आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा। अगर आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तो एम्पलीट्यूड मिनिमम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा तो आपको लाउड सुनाई देगा साउंड, और जब इंटेंसिटी मिनिमम होगा तो अभी आपको फेंट सुनाई देगा। तो लाउड जो सुनाई देता है उसको बोलते हैं वैक्सिंग, और जो फेंट सुनाई देता है उसको बोलते हैं वैनिंग। ये जो वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड होता है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। मतलब इफ यू use two tuning forks and they have a very slight frequency difference and एक ही साथ दोनों को बीट करते हो, तो क्या होता है कि दोनों वेव सेंड करते हैं और दोनों वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करते हैं
एंड देयर इज ए चांस कि दोनों वेव्स इन फेज सुपर इम्पोज कर सकते हैं, जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा और लाउड सुनाई देगा। और अगर आउट ऑफ फेज सुपर इम्पोज हुआ तो एम्पलीट्यूड सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा और आपको फेंट साउंड सुनाई देगा। तो लाउड सुनाई देने को वैक्सिंग बोलते हैं, फेंट सुनाई देने को वैनिंग बोलते हैं। एंड वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो आपको बीच बीच में बहुत ही लाउड सुनाई देगा, बीच बीच में आपको एकदम फेंट ही सुनाई देगा, मतलब सुनाई भी नहीं देगा। तो इसको ही हम लोग फॉर्मेशन ऑफ बीट्स बोलते हैं। ये सब कुछ नहीं लिखना है आपको, ये खाली मैंने आपको बीट का फॉर्मेशन के बारे में बता दिया। अब हम लोग मैथमेटिकली एनालिसिस करेंगे कि कैसे बीट प्रोड्यूस होता है। मैंने व्हाट इज बीट बता दिया, द वैक्सिंग ऑफ वैनिंग ऑफ साउंड when two waves having slightly different frequency traveling in the same direction superimpose on each other is called as formation of beat. वैक्सिंग मतलब लाउड सुनाई देना, वैनिंग मतलब फेंट सुनाई देना। समझ में आया? तो अभी इसको मैथमेटिकली एनालिसिस करते हैं। वेरी सिंपल वे में हम लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं। देखो अभी मैं इक्वेशन लिख के ये डिराइव करूंगा। देखो अब पहला वेव का इक्वेशन में लिख दूंगा y1 इक्वल टू a साइन 2 पाई n1t। दूसरा वेव का इक्वेशन लिख दूंगा y इक्वल टू a साइन 2 पाई n2t। ये दो वेव का इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे, एक रिजल्टेंट वेव बनेगा और वहाँ से हम लोग देखेंगे, कंडीशन निकालेंगे कि वैक्सिंग कब होगा, मतलब मैक्सिमम कब सुनाई देगा, एंड वैनिंग कब होगा, फेंट कब सुनाई देगा। तो इस हिसाब से हम लोग अभी इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लिखेंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों को ऐड करेंगे। देखो a साइन 2 पाई n1t प्लस a साइन 2 पाई n2t। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइन c प्लस साइन d। अगेन देखो वही फॉर्मूला आ रहा है। सो दिस इज 2a साइन 2 पाई, ओके, c प्लस d बाई 2, 2 पाई n1 प्लस 2 पाई n2। मैं 2 पाई कॉमन ले लिया तो क्या होगा, n1 प्लस n2 बाई 2 इंटू t इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, तो 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू t। तो देखो ये कॉस वाला टर्म पे इधर ले आता हूँ, 2a कॉस, देखो 2 कैंसिल, पाई n1 माइनस n2 इंटू टी। दिस इज साइन 2 पाई। हम लोग लेते हैं कि n1 प्लस n2 बाई 2 इक्वल टू n ले लेते हैं, तो दिस इज nt। तो ये आपका रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आ गया। अब रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आ गया, ये वाला पार्ट जो है साइन 2 पाई nt एंड दिस पार्ट इज 2a cos 2 पाई n1 माइनस। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r, दैट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। So we got the resultant amplitude as 2a cos pi n1 minus n2 into t। मतलब ये हमने जो दोनों वेव को ऐड किया, एक रिजल्टेंट वेव निकाला, वहाँ पे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गया y इक्वल टू। तो इसको हमने एज्यूम किया कि ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, क्योंकि ये साइन 2 पाई एन टी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ जाता है r इक्वल टू 2a cos
पाई n1 माइनस n2 इंटू टी। ओके, नाउ अभी हम लोग कंडीशन लेंगे वैक्सिंग का। वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होता है? जब इन फेज जाता है। तो इन फेज जाता है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? ऐड होता है। एम्पलीट्यूड ऐड होगा, a1 प्लस a2 होगा, तो यहाँ पे ईच का एम्पलीट्यूड कितना है? a है, इसका एम्पलीट्यूड a है, इसका एम्पलीट्यूड a है, तो इन फेज जाएगा तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा क्या लेंगे? प्लस माइनस 2a ले सकते हैं। ओके, तो अभी हमारा जो वैल्यू है r इक्वल टू 2a cos पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी। 2 नहीं है, 2a cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी है। ओके, नाउ हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, दैट इज प्लस माइनस 2a इक्वल टू 2a cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी। ये 2a इधर कैंसिल, तो दिस इज प्लस माइनस 1 इक्वल टू पाई cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी। तो cos इनवर्स प्लस माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू पाई n1 माइनस n2 इंटू टी। cos इनवर्स प्लस माइनस 1 जीरो हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, सो ऑन। ओके, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट पी पाई। हाँ, तो आई विल राइट पी पाई cos इनवर्स 0 प्लस माइनस 1 की जगह मैं ये वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, तो इसको पी पाई ले सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा पी पाई इक्वल टू पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी। देखो पाई पाई कैंसिल, तो t का वैल्यू आता है 1 बाय n1 माइनस n2। ये p भी रहेगा यहाँ पे, p बाई n1 माइनस n2। तो देखो टाइम आप अगर स्टार्ट करोगे जीरो से तो जीरो आएगा, देन 1 बाई n1 माइनस n2 टाइम आएगा, देन 2 बाई n1 माइनस n2 टाइम आएगा, देन 3 बाय n1 माइनस n2 आएगा, सो ऑन। तो ये जो टाइम आपने निकाला, ये टाइम पे आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। तो दो बीट, मतलब बीट में आपको एक मैक्सिमा एक मिनिमा सुनाई देता है। तो दो मैक्सिमा के बीच जो टाइम इंटरवल है उसको हम लोग बीट पीरियड भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 1 बाई n1 माइनस n2, यहाँ पे 2 बाई n1 माइनस n2। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल अगर निकालेंगे उसको बोलते हैं बीट पीरियड, दैट इज बीट पीरियड। मतलब दो वैक्सिंग के बीच जितना टाइम इंटरवल है, मतलब आपको एक बार मैक्सिमम सुनाई देगा, फिर कितने टाइम के बाद आपको फिर से मैक्सिमम सुनाई देगा, उसको हम लोग बोलते हैं बीट पीरियड। और बीट पीरियड का वैल्यू यहाँ पे अगर आप कोई भी दो टाइम को माइनस कर दोगे, यू विल गेट 1 बाय n1 माइनस n2, सो दिस विल बी द बीट पीरियड। ओके, ये हमने वैक्सिंग के लिए निकाला। अभी सिमिलरली हम लोग वैनिंग के लिए भी निकाल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट फॉर वैनिंग। ना वैनिंग मतलब आउट ऑफ फेज, और आउट ऑफ फेज मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम। अब हमने दोनों का एम्पलीट्यूड सेम लिया है, तो मिनिमम मतलब a1 माइनस a2, तो मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0। और हमारा r का वैल्यू होगा 0, और r का वैल्यू है 2a cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 0। तो cos
पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी इक्वल टू 0। तो ये इधर चला जाएगा, पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 0 क्या क्या हो सकता है? कॉस इनवर्स 0 हो सकता है हमारा जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। हाँ देखो, पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो मैं लिख सकता हूँ 2p प्लस 1 पाई बाई 2। हम लोग t का वैल्यू निकालते हैं। सो दिस इज 2p प्लस 1। देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 नीचे था। दिस इज n1 माइनस n2। तो अगर मैं p का वैल्यू 0 1 2 3 4 सो ऑन मैंने वैल्यूज पुट करना है, तो मुझे जो टाइम मिलेंगे जहाँ पे मुझे फेंट साउंड सुनाई देगा, वैनिंग होगा, वो वैल्यूज जो आएंगे, अगर मैंने 0 पुट किया, दिस इज 1/2 टाइम्स n1 माइनस n2। फिर अगर मैंने 1 पुट किया तो 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू n1 माइनस n2। देन अगर मैंने 2 पुट किया, दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विथ n1 माइनस n2। तो दिस आर द टाइम वेयर यू विल हियर वैनिंग। वैनिंग मतलब आपको फेंट सुनाई देगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम, इंटेंसिटी मिनिमम। तो अभी अगर यहाँ पे भी अगर मैं पीरियड निकालूँ, बीट पीरियड, बीट पीरियड मतलब दो वैनिंग के बीच जो टाइम इंटरवल है, या फिर दो वैक्सिंग के बीच, क्या पता आपको 1 मार्क क्वेश्चन में एमसी पूछ सकता है। आपके जो 10 एमसीक्यूज रहते हैं सेक्शन ए में और 1 मार्क क्वेश्चन रहता है 8, उसमें पूछ सकता है व्हाट इज बीट पीरियड, मतलब द टाइम इंटरवल बिटवीन टू वैक्सिंग और वैनिंग, टू लाउड साउंड या फिर टू फेंट साउंड के बीच जो टाइम इंटरवल होता है उसको बोलते हैं बीट पीरियड। तो अभी हम लोग वैसे ही दो टाइम पता है हमें, दोनों को माइनस करेंगे। जैसे 3/2 n1 माइनस n2 से 1/2 n1 माइनस n2 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे भी बीट पीरियड हमारा जो आएगा दैट इज 1/n1 माइनस n2। ओके, नेक्स्ट आता है बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट्स हियर्ड पर सेकेंड। एक सेकेंड में आपको कितने बार वैक्सिंग एंड वैनिंग सुनाई देता है, उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा ना, बीट पीरियड का रेसिप्रोकल। सपोज इफ आई डिनोट द बीट फ्रीक्वेंसी बाय n, तो बीट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय बीट पीरियड। कैपिटल टी इज द बीट पीरियड, तो 1 अपॉन टी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/1 बाय n1 माइनस n2। तो आपका बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा n1 माइनस n2। सो दैट इज द नंबर ऑफ बीट्स हियर्ड पर सेकेंड, दैट इज नंबर ऑफ वैक्सिंग और वाइनिंग पर सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। और टाइम इंटरवल बिटवीन एडजेसेंट, या फिर आप बोल सकते हो दो मैक्सिमा या फिर दो वैक्सिंग और दो वाइनिंग के बीच, हाँ, जो टाइम इंटरवल है उसको बोलते हैं बीट पीरियड। देखो आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसके ऊपर मैं करवा सकता हूँ, जो आपको एमसीक्यू में 1 मार्क का क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। सपोज इफ आई से आपके पास दो ट्यूनिंग फॉर्क है, एक का फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज और दूसरे का फ्रीक्वेंसी है 260 हर्ट्ज। आपको पूछा है व्हाट इज द बीट पीरियड एंड बीट फ्रीक्वेंसी, बीट पीरियड कितना है एंड बीट फ्रीक्वेंसी कितना है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो बीट पीरियड क्या होगा, 1/n1 माइनस n2। तो एक को हम लोग n1 ले लेते हैं, एक को n2 ले लेते हैं। जो बड़ा है उसको n1 ले लो, जो छोटा है उसको n2 ले लो। हमेशा याद रखो, द हायर फ्रिक्वेंसी टेक यू n1 एंड द लोअर फ्रिक्वेंसी यू टेक n2। तो यहाँ पे अगर मुझे बीट पीरियड चाहिए तो सिंपली आई विल राइट t इक्वल टू 1/n1 माइनस n2। तो यहाँ पे 1/260 माइनस 256, तो 1/4 आएगा, तो वो आएगा 0.25 सेकेंड। तो बीट पीरियड आ गया 0.25 सेकेंड। अब आपको बीट फ्रीक्वेंसी चाहिए। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों को माइनस करो, n1 माइनस n2, सो दैट इज 260 माइनस 256, दैट इज 4 हर्ट्ज।
Okay, so we have covered the formation of stationary wave, the formation of beats, then different mode of vibration of string, the different mode of vibration in air column, एंड मैंने आपको प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन भी बताया। तो ये आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सुपरपोजिशन ऑफ वेव तैयारी कर रहे हो तो ये सारे चीज़ें आपको आना चाहिए। यू कैन रेफर वट एवर थिंग आई हैव एक्सप्लेन टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू सम अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जैसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर में न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, यू कैन ट्राई, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू साइनसोइडल वेव्स प्रोपेगेटिंग थ्रू ए स्ट्रिंग आर गिवन एज। पहला वेव का इक्वेशन दिया है आपका y1 इक्वल टू 4 साइन 20x माइनस 30t। दूसरा वेव का इक्वेशन दिया है y2 इक्वल टू 4 साइन 25x माइनस ओमेगा टी। देखो ये कौन से फॉर्म में बता देता हूँ। y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये फॉर्म है, और k का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्बडा। तो ये k है, ये ओमेगा है, इसका k ये है, इसका ओमेगा ये है। तो मैंने आपको इक्वेशन बता दिया, इस इक्वेशन से आप सब कुछ निकाल सकते हो। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इसका एम्पलीट्यूड 4 है, इसका एम्पलीट्यूड भी 4 है। बस फ़र्क क्या है, इसका 2 पाई बाई लैम्बडा 20 है, इसका 2 पाई बाई लैम्बडा 25 है। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 30 है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 40 है। वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर, यहाँ पे x का वैल्यू एंड y का वैल्यू सेंटीमीटर में है। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स एट पॉइंट x इक्वल टू 5 एंड t इक्वल टू 2। x का वैल्यू दिया है 5 एंड t का वैल्यू दिया है 2 सेकेंड। देखो आपको x का वैल्यू दिया है एंड t का वैल्यू दिया है, आप ये दोनों इक्वेशन में x और t का वैल्यू निकाल सकते हो, वहाँ से आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड यू कैन फाइंड द फेज डिफरेंस। जस्ट आई एम गिविंग यू हिंट, आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। देन आपको पूछा है when these two waves interfere what are the maximum and minimum value of their intensity। अब दोनों का एम्पलीट्यूड पता है 4 4। अभी फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, फेज डिफरेंस आ गया तो आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो। बट उसने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा। मैक्सिमम वैल्यू में एम्पलीट्यूड क्या होगा, ऐड हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। एंड मिनिमम वैल्यू में क्या होगा, एम्पलीट्यूड माइनस हो जाएगा। तो आपको ये दोनों वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन इन योर सॉल्व्ड एग्जांपल्स इन द टेक्स्ट बुक। Please refer to this question because most of the time in board exam you will get question from the solved examples। तो ये अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है that will be for 3 marks। Okay, now next question। हाँ, the amplitude of a wave is represented है। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था, आपको बताया था प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिखना है एंड प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। मैंने कुछ टिपिकल क्वेश्चंस ही लिए, बट थ्रू आउट मैंने छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको बताया। जो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी स्टैंड करता है, वो आपका 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए भी स्टैंड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में वेव का इक्वेशन आप प्लीज़ कम से कम 5 से 10 बार लिखो, क्योंकि उस इक्वेशन के ऊपर आपके सारे क्वेश्चन आते हैं। और एक्स्ट्रा चीज़ अगर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो काफ़ी यूज़फुल है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। सपोज आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा y इक्वल टू a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लैम्बडा, इस फॉर्म में दिया है। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये होता है कि आपको एम्पलीट्यूड पूछ लिया या फिर वेवलेंथ पूछ लिया या फिर फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा। एम्पलीट्यूड पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछा या फिर वेवलेंथ पूछा, आप फटाफट कर लोगे। बट अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द वेव वेलोसिटी एंड व्हाट इज द पार्टिकल वेलोसिटी,
ये चीज़ याद रखना, वेव वेलोसिटी कितना होगा, पार्टिकल वेलोसिटी कितना होगा। वेव वेलोसिटी को मैं वी डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ, पार्टिकल वेलोसिटी को वी पी से। ना वेव वेलोसिटी, वेव किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, जैसे आपने देखा था ये वेव ऐसा पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में जा रहा था ना, तो इसका वेलोसिटी चाहिए। तो इसका वेलोसिटी के लिए याद रखो, इसका फॉर्मूला होगा वी डब्ल्यू इक्वल टू एन लैम्डा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ये इक्वेशन से आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे, वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेव वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पार्टिकल वेलोसिटी पूछा है तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, ए प्लस है या फिर माइनस है, और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है प्लस माइनस ए ओमेगा, ये याद रखो। तो ये इक्वेशन में आपको ओमेगा भी मिल जाएगा, ओमेगा होगा 2 पाई इंटू एन। एम्पलीट्यूड तो मिल गया, बस ओमेगा और एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो तो पार्टिकल का वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करोगे तो वेव वेलोसिटी मिल जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द टेक अवे कॉन्सेप्ट। हाँ, तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया रहेगा, वहाँ पे आपको वेव वेलोसिटी पूछ सकता है या फिर पार्टिकल वेलोसिटी पूछ सकता है। इसके अलावा आपका एम्पलीट्यूड भी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, वेवलेंथ। तो आपको ये इक्वेशन को कम से कम 10 बार लिखो अच्छे से, हर एक टर्म को समझो, देन आपका सुपरपोजिशन वेव्स के जो भी न्यूमेरिकल है वो सारे हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका बीट फ्रीक्वेंसी बीट पीरियड के ऊपर आ सकता है, वो भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। ओके, सो with this we conclude this chapter's revision, and with this we continue with the same method। कमिंग लेक्चर हम लोग एक नया चैप्टर के साथ आएंगे, वो भी हम लोग 2 आवर्स के अंदर कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। एंड इफ़ यू नीड नोट्स फॉर दिस यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको नोट वहाँ पे शेयर भी कर लूँगा। थैंक यू एवरीवन, सी यू अगेन, बाय।